Morning to all my lovely students. Very good morning. How are you to all? जैसा कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस पे हम डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 बुक का नेम था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इसका जो चैप्टर नंबर 2 था द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक का हमने जो फर्स्ट जो कंटेंट था वो हमने क्लियर कर लिया था। मतलब फर्स्ट टॉपिक क्या था कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो सोवियत सिस्टम से लेके इसका जो इंटरमीडिएट सेक्शंस की जो स्टोरी थी इसका तो हमने समझ जान लिया है, बट इससे रिलेटेड क्या है, ये हाफ सेक्शन में हो चुका था और अब क्या है कि इसे थोड़ा और हमें क्लियर करना है। तो देन स्टार्ट करते हैं कि जहां हमने इस व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम का जो इंटरमीडिएट सेक्शन है इसको छोड़ दिया था कल की क्लास में, तो अब यहाँ से वापस से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने मैंने आपको बताया था, यहाँ थोड़ा सा प्रीवियस लेके चलते हैं आपको, ताकि क्या है कि ये थोड़ा क्लियर हो सके। प्रीवियस सेक्शन में लेके जाने से क्या होगा कि क्लियरली हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इसको पूरी तरीके से बैन करना था, इसकी आइडियोलॉजी इसको इग्नोर करना था, क्योंकि ये आइडियोलॉजी इनको अच्छी नहीं लग रही थी। रीज़न यही था कि उस वक्त जो जार निकोलस थे, तो जार निकोलस क्या था कि वो तानाशाह थे, और वो तानाशाह क्या करते थे, अपनी मनमर्जी करते थे। तो मतलब यहाँ के जो वर्कर्स हैं, यहाँ के सिटीजन्स के लिए किसी भी तरीके से मतलब कि वो फुल एंड फाइनल राइट्स नहीं था इनके पास में। तो इस वजह से हमारे जो व्लादिमीर लेनिन थे, तो इन्होंने क्या किया, सोसाइटी के बेस पे सोशलिज्म में मतलब इस चीज़ को काफ़ी इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ के लोगों को सोसाइटी के अंदर अच्छे राइट्स दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि हर एक सेक्टर को पहले तो क्या किया, प्राइवेटाइजेशंस को ख़त्म कर दिया। मतलब ठेकेदारों का पावर क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्योंकि जब मजदूरों के पास में अपना खुद का पावर होगा, जितना वो काम करते उतना उनको वेतन मिलेगा। पहले क्या होता था, ज़्यादा काम करते थे तो वो सारा का सारा पैसा क्या होता था, मतलब काम ज़्यादा करवाया जाता था उनसे, और वो जो उनको जो मेहनत जितनी उन्होंने मेहनत की है उससे रिलेटेड पैसे कम दिए जाते थे। तो काम ज़्यादा किया है, पैसा कम मिल रहा है, तो ये तो गलत है, मजदूरों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मजदूर लोग भी काफ़ी परेशान थे कि ये लोग क्या है कि हमें पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो इस एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड इन चीज़ों को क्या है कि जो उभरते हुए उस वक्त क्या था कि जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था 1917 में, तो उस वक्त इन्होंने व्लादिमीर लेनिन ने अपने सिटीजन्स के लिए यहाँ पे सोशलिज्म को बिल्ड किया, और सोशलिज्म को डिसिप्लिन तरीके से बिल्ड करने के लिए इन्होंने खुद की एक पार्टी को क्रिएट किया था, जिस पार्टी का नाम क्या था, उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और इस कम्युनिस्ट पार्टी में हमने ये सीखा कि जो ये यूएसएसआर है ये कंप्लीट एक सिंगल नहीं है, ये 15 रिपब्लिक से मिलकर क्या बना हुआ है, एक यूएसएसआर बना हुआ है। तो इस यूएसएसआर में क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, और इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो क्या था कि ये डेमोक्रेटिव नहीं था। मतलब यहाँ क्या है, सिर्फ एक ही पार्टी होगी, डेमोक्रेटिव नहीं है लेकिन पार्टी क्या होगी, एक ही पार्टी होगी, और उस पार्टी का नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब इस पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का क्या होगा, शासन होगा, एक ही पार्टी के रूल्स होंगे, अपोजिशन में भी कोई नहीं होगा, ना ही इनके मतलब कि इनकी किसी भी तरीके से कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं हो सकता। क्रिटिसाइज भी कर रहे थे तो इनडायरेक्ट कर रहे थे, या तो कार्टून के बेसिस पे न्यूज़पेपर में, या अदरवाइज क्या है कि मतलब फेस टू फेस क्या है, फेस टू फेस इनकी क्रिटिसाइज नहीं की जा रही थी। तो इस वजह से क्या है कि सिंगल पार्टी का यदि यहाँ पे दबदबा होता है तो सिंगल पार्टी मतलब अपनी मनमर्जी करती है, मतलब सेम रूल हो जाता है। तो यहाँ पे उस वक्त क्या था कि सोशलिज्म को पूरी तरीके से प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, और उस पार्टी में रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले कि कोई भी अलग पार्टी नहीं होगी, ओनली सिंगल पार्टी होगी, और इसी सिंगल पार्टी के मेंबर ही क्या होंगे, वो ही चुने जाएंगे। तो यहाँ पे वो जो रिवोल्यूशंस था, उस रिवोल्यूशंस को ख़त्म होने के बाद में रशियन एम्पायर टूट चुका था, यूएसएसआर इन कम। चलिए तो आगे क्या था कि उस वक्त जब ये देखो द इकोनॉमिक वाज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, ये जो इकोनॉमिक प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट की जो बात होती है, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने भी क्या किया है, रसिया से 5 ईयर प्लान्स को क्या किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है।
5 ईयर्स प्लान की मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होगा 5 साल तक क्या काम करेगा, मतलब उसकी इकोनॉमिक प्लान क्या होंगे, उनके कंट्रोलेशंस क्या होंगे बाय द स्टेट, मतलब स्टेट्स का सीधा कंट्रोलेशंस किस पे आ चुका है, यहाँ पे स्टेट का सीधा कंट्रोलेशन आ चुका है यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट मींस गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के पास में कंट्रोल होगा। तो ये जो 5 ईयर का प्लान भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया था, एडॉप्ट किया था। तो ये सेम चीज है कि वो जो इकोनॉमिक प्लान होंगे वो सीधा का सीधा स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरीके से हमें स्टेट को डेवलप करना है, वो सारा का सारा कंट्रोल किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास ही होगा। क्लियर है। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर the East European countries that the Soviet army had liberated from the थोड़ा pronunciation fascist forces, fascist forces। ये जो fascist forces है ये कौन सी forces थी, चलिए एक बार इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो fascist forces थी ये कौन सी forces है। देखिए ये जो fascist forces थी, दिस फोर्सेस, ये जो फैसिस्ट फोर्सेस कौन सी होती है, देखो कि उस वक्त क्या था कि ये जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन थी तो उस वक्त क्या था कि वर्ल्ड क्या हो चुका था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। कब, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, कौन सी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, देखो ये वाले, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा रसिया का पार्ट है। क्लियर है, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा रसिया का पार्ट है। बट यहां पे जो जर्मनी का जो हिटलर था, हिटलर ने क्या किया कि यहां पे कुछ यूरोपियन कंट्रीज को अपने अंडर कर लिया था। हिटलर ने क्या कर लिया था, कुछ यूरोपियन कंट्रीज को अपने अंडर कर लिया था, ये इस तरफ वाले। तो यहां पे पूरी तरीके से अपनी आर्मी के साथ में यूएसएसआर ने क्या किया, एक सेकेंड, तो यूएसएसआर ने क्या किया, ये जो सेफिसिस्ट फोर्सेस हैं, पैसिफिस्ट फोर्सेस हैं, इन पैसिफिस्ट फोर्सेस को मतलब कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ में क्या किया कि दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरल फ्रॉम द सेफिसिस्ट फोर्सेस कैम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर ने अपने कंट्रोल में कर लिया। जो हिटलर के द्वारा इन सेफिसिस्ट फोर्सेस को पूरी तरीके से अपने अंडर करने के बाद में यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी, इस आर्मी ने इन फोर्सेस को क्या दिलाई, आजादी दिलाई। हैड लिबरेटेड मतलब उन्हें आजादी दिलाई, कि जिनको आजादी नहीं थी, इनको आजादी नहीं थी। मतलब यहां पे जो फैसिस्ट फोर्सेज हैं, ये जो ऐसी फोर्सेज हैं मतलब कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के कुछ ये पार्ट्स में थे जिन पे किसने अधिकार कर लिया था, हिटलर ने अपना अधिकार कर लिया था। और इनसे छुड़वाने के लिए सोवियत यूनियन की आर्मी ने क्या किया, इन फैसिस्ट फोर्सेज को क्या किया, इनको आजादी दिलाई और अपने अंदर जोड़ दिया। और अपने अंदर जोड़ने के बाद में क्या हुआ, अपने अंदर जोड़ दिया। अब अपने अंदर जोड़ने के बाद में क्या हुआ, चलिए ध्यान दीजिए, अपने अंदर जोड़ने के बाद में देखो यहां पे आप देख सकते हो ये कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो ये उस वक्त मतलब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में ये इतनी सारी कंट्रीज थी। तो आप एक बार इस मैप में देख सकते हो आसानी से। चलिए क्लियर, आगे देखते हैं, आप लोग देख लेना है ना। तो यस, नेक्स्ट क्या है कि जब जोड़ तो दिया सेफिसिस्ट जो फैसिस्ट फोर्सेज में, बट द पॉलिटिकल एंड, जस्ट सेकेंड, यस, the political and the economic system of the all these countries was modeled after the USSR। मतलब इन कंट्रीज को जोड़ तो दिया, इन कंट्रीज को क्या किया, इन कंट्रीज को जोड़ तो दिया। मतलब ये जितनी भी कंट्रीज थी इनको मतलब कि कुछ फैसिस्ट फोर्सेस थी, इनको भी अपने अंदर मतलब कि जर्मनी के जो हिटलर थे, हिटलर से छुड़वा के और अपने अंदर जोड़ लिया। और काफी कुछ ये जो कंट्रीज थी, ये जो रसिया, अकेला रसिया नहीं था, मतलब यहाँ पे यूएसएसआर अकेला नहीं था, 15 रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था। और यहाँ पे काफी कुछ तो फिलिपिस्तान था, अजबिस्तान था, तो ये काफी जो स्थान थे इनको क्या कर लिया, इनको जोड़ के रखा हुआ था। तो यहाँ पे इन कंट्रीज को भी क्या करना चाहता था कि इनकी जो पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम थी, मतलब ऑल दिस कंट्रीज, कौन सी ऑल दिस कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जिनकी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम को अपने ही मॉडल में ढालने का क्या कर रहा था, एक
कोशिश की या उनको अपने ही तरीके में क्या किया जा रहा था, अपनी जो एक कम्युनिस्ट पॉलिसी है इस पॉलिसी में क्या कर रहे थे, उसी को मतलब जोड़ना चाह रहे थे। यस, दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द, इसी ग्रुप को क्या कहा जाता है, इसी ग्रुप की कंट्रीज को हम क्या कह सकते हैं, या तो हम इसे कहेंगे सेकंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक या फिर यूएसएसआर। यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर सोवियत यूनियन। क्या होगा, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक। क्लियर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, या तो हम इसे क्या कहेंगे, इस ग्रुप के, इस ऑल ग्रुप को क्या कह रहे थे कि दिस ग्रुप कंट्रीज वाज कॉल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर यूएसएसआर, या फिर सोशल ब्लॉक या ईस्ट ब्लॉक, या क्या कहेंगे इसको, ईस्ट ब्लॉक। क्लियर है यहां तक? यस, द वार्सा पैक्ट मिलिट्री अलायंसेस हेल्ड दैट टुगेदर द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। क्या है कि लीडर ऑफ द ब्लॉक, लीडर ऑफ द ब्लॉक की यदि हम डिस्कस करें तो जो ये वार्सा पैक्ट था अगेंस्ट नाटो, नाटो किसका था, नाटो क्रिएटेड बाय द यूएसए, यूएसए के द्वारा एक मिलिट्री अलायंसेस किया गया था। मतलब कि स्पेशल मिलिट्री अलायंसेस का मतलब क्या होता है कि उसमें मतलब कि यूएसए के द्वारा जितनी भी कंट्री उसमें इन्वॉल्व है उन कंट्रीज की जो आर्मी है उस आर्मी का एक ग्रुप है, मतलब ऑल कंट्रीज जिनका कंट्रोलेशन यूएसए का है, मतलब वन सुपर पावर कंट्रीज ने मतलब अगेंस्ट किसके बनाया, यूएसएसआर के अगेंस्ट। क्यों बनाया, ये जो नाटो क्रिएट किया गया था ये अगेंस्ट किया गया था यूएसएसआर के। रीजन था इसका, स्पेशल रीजन क्या था कि जो यूएसएसआर की जो पॉलिसी है कम्युनिस्ट पॉलिसी, वो किसी ना किसी तरीके से पूरे वर्ल्ड पे ना फैला दे, तो इसलिए अपने कैपिटलिज्म को क्या करना चाहते थे, वो प्रमोट करना चाहते थे। और इस वजह से इन्होंने क्या किया कि एक आर्मी बिल्ड की थी, और जो आर्मी बिल्ड की थी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा नाटो। ठीक है, तो इसी का जवाब देने के लिए यूएसएसआर कम नहीं था, उसने क्या किया, उसने भी वार्सा ट्रीटी साइन की, जो वारस के अंदर पोलैंड में की गई थी। वारस कहां है, पोलैंड में, तो वहां से क्या की गई थी, ये ट्रीटी साइन की गई थी। और इस ट्रीटी में ये आगे जाके ये बगदाद एग्रीमेंट भी था। बगदाद एग्रीमेंट ईरान के साथ में हुआ था, उसके बाद में ईरान में हुआ था ये बगदाद एग्रीमेंट, और उसके बाद में इसका नाम चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, वारसा ट्रीटी। और वारसा ट्रीटी के बाद में ये क्या बना, वारसा पैक्ट बन चुका था। मतलब कि ये वारसा पैक्ट, और इसमें कैसा पैक्ट था, इसमें एक मिलिट्री अलायंसेस था कि ऑल कंट्रीज, ऑल दिस कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उन ऑल दिस कंट्रीज की जो आर्मी थी, इन आर्मी को क्या किया, एक जगह रखा, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या रख दिया, वारसा पैक्ट। इसका मेन पर्पज में मैंने आपको बताया था, क्या मेन पर्पज था इसका, स्पेशल मेन पर्पज यही था कि इसमें मतलब नाटो के अगेंस्ट काम करना, कि नाटो अपनी कैपिटलिज्म को यदि फॉलो करा तो उसका जवाब देने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी ईस्टर्न ऑल कंट्रीज, यूरोपियन ऑल कंट्रीज के अंदर ये अपना यदि इफेक्ट करेगा तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इसको रोकेंगे। तो ये काम किसका था, ये काम था वारसा। ठीक है, हेल्ड देम टुगेदर द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। इस जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज प्लस ये जो वारसा पैक्ट था, ये एक मिलिट्री अलायंसेस था, तो इसका जो लीडर था वो कौन सा ब्लॉक था, यूएसएसआर ब्लॉक, इसका क्या था, लीडर था। क्लियर है? यस, यहां पे कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे। कौन से, स्टेट द मेन साइलेंट फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। साइलेंट फीचर्स की बात करें तो यहां पे स्पेशल फीचर्स क्या थे, स्पेशल फीचर्स का मतलब है कि सोवियत यूनियन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे इसका जन्म हुआ, किस तरीके से इसने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करते करते कहां तक ये अपनी पीक पे पहुंचा, और उसके बाद में इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो इस स्टोरी को हमें समझना था। तो इसका स्टार्टिंग लेवल, इसका जन्म हुआ, उसके बाद में जन्म होने के बाद में ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, डेवलप कर रहा है। तो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड हुआ क्या कि यहां पे इसमें क्या क्या फीचर्स थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे जो उभरती हुई कंट्री थी वो थी यूएसएसआर, यही ब्लॉक था, क्योंकि वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस वक्त क्या था कि वन सुपर पावर कंट्रीज एंड सेकंड सुपर पावर कंट्रीज के बीच में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही थी। वॉर की सिचुएशन थी लेकिन वॉर अवॉइड हुआ और वो क्या हो गया, कोल्ड वॉर हो चुका था। तो वैसे कंडीशन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या था कि ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्हें किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ना तो इकोनॉमिक कंडीशंस के बेस में, ना ही
एक फाइनेंशियल सॉरी मिलिट्री के बेस में, तो वो कंट्री कौन सी थी? एक तो थी अमेरिका और दूसरी कौन सी थी? यूएसएसआर। तो फर्स्ट नंबर पे अमेरिका थी और सेकंड नंबर पे यूएसएसआर थी। तो इस यूएसएसआर को सेकंड वर्ल्ड वॉर में मतलब किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या लाइनें हैं, क्या समझाना चाहते हैं कि स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। Yes, the Soviet Union become a superpower after the Second World War। जो सोवियत यूनियन था, ये सोवियत यूनियन क्या था कि ये सुपर पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सोवियत यूनियन था, ये जो सोवियत यूनियन था ये काफी उभर के आया। किसमें? इस सुपर पावर कंट्रीज में। एक सुपर पावर कंट्री के अंदर क्या है, ये उभर के आया। क्यों उभर के आया भाई? क्योंकि इसके पीछे रीजन था। रीजन क्या था? देखिए, द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सिस्ट फॉर द यूएसएस, मतलब यूएसए। The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the US। मतलब कि अमेरिका को छोड़ें तो यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक कंडीशंस थी, वो विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। मतलब अमेरिका को छोड़ के जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो विश्व की तुलना में, सभी की तुलना में, अमेरिका को छोड़ के बाकी जितनी कंट्रीज थी, ऑल कंट्रीज की यदि कंपैरिजंस की बात करें तो उस कंपैरिजन के बेस में क्या था कि यूएसएसआर की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बेस्ट थी। तो फर्स्ट नंबर पे किसकी आई भाई? फर्स्ट नंबर पे अमेरिका की। चलिए, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, करेक्टेड है कि अमेरिका के बाद में विश्व में जो यदि कंपैरिजन की बात करें कि इकोनॉमिक कंडीशंस किसकी बेस्ट थी, किसकी डेवलप थी, दूसरे नंबर पे तो वो था यूएसएसआर। और यहां पे जो वर्ल्ड यूएसएसआर था तो इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड की क्या थी? सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी ये, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो पहली किसकी थी भाई? दूसरी तो किसकी है? मतलब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो मतलब कि यूएसएसआर की। तो फर्स्ट किसकी है? फर्स्ट सुपर पावर कंट्री कौन सी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की क्या थी? पहली फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंडीशंस थी। तो ठीक है, चलिए, द सोवियत यूनियन इमर्ज एज ए सुपर पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो ये सोवियत यूनियन था, ये सोवियत यूनियन क्या था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में क्या था? सोवियत यूनियन एक सुपर पावर्स के रूप में उभर के आया, मतलब एक सुपर पावर। द सोवियत यूनियन इमर्ज्ड एज ए सुपर पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो सोवियत यूनियन था वो एक सुपर पावर कंट्रीज के रूप में क्या हुआ? उभर के आया था। रीजन क्या था? क्योंकि इसकी फर्क कैसा नहीं पड़ा? फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो एज इट एज थी। जैसे कोविड की बात करें तो कोविड में क्या है कि हर एक कंट्री की क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरीके से क्या है? वो मतलब डीप हो चुकी थी, काफी फ्लोप हो चुकी थी। इस वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर ही क्या है? पूरी कंट्री का डेवलपमेंट और पूरा बेस बना हुआ होता है। तो उस वक्त क्या था कि यहाँ पे क्या था? काफी कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह, हर लोग यहाँ के क्या, सोशलिज्म था, हर लोगों को काम में लगा दिया, कुछ ना कुछ करते रहो। क्योंकि सोशलिज्म था तो हर लोगों को क्या कर दिया? काम में लगा दिया, कुछ ना कुछ तो करते रहो, काम करते रहो। तो जितने भी क्या है कि यहाँ पे मोस्टली जितनी जो इनकी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, तो इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ये क्या है कि सुई से लेके और कार तक बनाने में क्या थे? ये निपुण थे, सक्षम थे। तो ये क्या है कि हर एक चीज में एक्सपर्ट थे और हर एक चीज को बनाने में सक्षम थे। इसलिए क्या है कि हर एक छोटी से छोटी सुई की बात करें, यदि एक पिन से लेकर कार तक की बात करें, तो ये बनाने में क्या थे? ये फुल एंड फाइनल क्या थे? बिल्कुल सक्षम थे। यस, नेक्स्ट पेज यहां से स्टार्ट होगा 4, 5। चलिए, तो यस, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। ऐसा क्यों हुआ? क्यों उभर क्यों आया कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो द सोवियत यूनियन इमर्ज्ड एज ए सुपर पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्यों उभर के आया? इसके पीछे रीजन क्या था? तो रीजन यही था इसके पीछे कि जो ये क्या था कि इसमें स्पेशल इफेक्ट क्या था कि उभर के आने का जो रीजन था वो क्या था? एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। इनके पास में क्या था? सोवियत यूनियन के पास में क्या था कि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम था। मतलब कि यहां पे इट हैड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, मतलब कि उन्नत संचार प्रणाली थी। इनका जो कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी बिल्ड थी, काफी मतलब मजबूत थी। इस वजह से क्या हुआ था?
इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से क्या है कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को कंट्रोल करके रखा, अपना बैलेंस बना के रखा सेकंड वर्ल्ड वॉर में, कि अपने उसी बेसिस पे क्या था कि वो अपनी जो यूएसएसआर है वो अपनी क्या नहीं कर पाया, मतलब कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको अच्छी तरीके से बिल्ड करके रखा और उसे डेवलप करके रखा। इस वजह से क्या है कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे क्या है कि इसकी इकोनॉमी में किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? यस। वेस्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लाइक एज, तो यहां पे वेस्ट एनर्जी की बात करें तो ये वेस्ट एनर्जी क्या होती है, एनर्जी या पावर, ठीक है। वेस्ट पावर रिसोर्सेज इंक्लूड लाइक एज, मतलब कि यहां पे इनके पास में क्या थे, विशाल ऊर्जा के संसाधन भी थे, मतलब कि यहां पे काफी इनके पास में पावर से रिलेटेड रिसोर्सेज थे। किनके पास में, यूएसएसआर के पास में। पहली चीज तो क्या थी कि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम था, कि मतलब उन्नत संचार प्रणाली थी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काफी इनकी बिल्ड थी। दूसरी चीज इनके पास में क्या था कि पावर रिसोर्सेज इंक्लूड थे। पावर रिसोर्सेज की बात करें तो वो कौन कौन से पावर रिसोर्सेज थे जो पूरी तरीके से इनके इंक्लूड थे, तो यहां पे बात करेंगे तो कौन कौन से थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिनरल ऑयल, मतलब कि यहां पे क्या था इनके पास, खनिज तेल थे, आयरन लोहा था, स्टील एंड मशीनरी प्रोडक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर द कनेक्टेड इज रिमोट एरियाज विथ इफिशियंसी, मतलब यहां पे इनके पास में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिनरल ऑयल्स, मतलब खनिज तेल, लोहा और इससे मतलब स्टील और मशीनरी के उत्पादक जितने भी मतलब कि यहां पे मशीनरी प्रोडक्शंस थे और उनके साथ में उनके प्रोडक्शन में शामिल थे, तथा सोवियत संघ था और ये जो सोवियत यूनियन था ये दूर दराज के इलाकों में भी क्या था, आसानी से आ जा सकता था, मतलब इनके जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर थे वो आसानी से ये क्या कर सकते थे, ट्रेवल कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि इनके पास जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, तो ये क्या है कि कुछ कंट्रीज ऐसी थी यहाँ पे, जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान ऐसा है कि जिसके किसी भी तरीके से समुद्र से कोई भी इनका कनेक्शन नहीं है। समुद्र से क्या है कि बिल्कुल सेंटर हब माना जाता है, ट्रेड का क्या माना जाता है, ये अफगानिस्तान हब माना जाता है। वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड का हब का मतलब है इधर से भी रास्ता क्लियर है और इधर से भी रास्ता क्लियर है, तो इस वजह से क्या है कि इनके ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरीके से कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक कंट्री से दूसरी जगह यदि ट्रेवल सिस्टम्स होते हैं तो उसमें क्या है कि प्रोडक्ट को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। हमें जो रिक्वायर होगा वो हमें आसानी से मिल जाएगा और अदर कंट्रीज को जो रिक्वायरमेंट होगी हम उनको भी आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यस। इस वजह से क्या था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंडीशन में ये सुपर पावर कंट्रीज में उभर के आया था। देयर वेर एडवांस डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, और क्या था इनके पास में कि देयर वेर एडवांस डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, मतलब कि यहां पे एडवांस कैसे थी, मतलब उन्नत घरेलू उद्योग भी थे। उन्नत घरेलू उद्योग मतलब यहां की सोसाइटी में क्या किया, मतलब कि यहां पे डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ावा दिया, मतलब आपको काम देंगे, सारा काम, मतलब आप जितना काम करोगे उसका आपको उतना ही पेमेंट दिया जाएगा, ऐसे नहीं काम ज्यादा करवाया जा रहा है, पैसा कम दिया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि सोसाइटी के बेस पे सोशलिज्म में क्या किया कि वर्कर्स के पास में पावर दे दिया कि देयर वाज एडवांस डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो इन्होंने अपनी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी उसको क्या किया, एडवांस बना के रखा हुआ था। तो इस वजह से क्या था कि इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोडक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार, मतलब कि एडवांस क्या था, एडवांस इसलिए था कि इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोडक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार, मतलब पिन से लेकर कार बनाने में भी ये क्या थे, एक्सपर्ट थे। पिन से लेकर छोटी से चीज से लेके और बड़ी से बड़ी चीज को लेके ये हर एक चीज में अपने एक प्रोडक्शंस को बनाने में क्या थे, सक्षम थे। यस, देयर वेर गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यस, और क्या था, देखो बनाने में सक्षम है तो उससे क्या होगा, बना के रखने से क्या होगा कि देयर वेर गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। जो फैसिलिटीज थी यहाँ पे वो कैसी थी, बहुत अच्छी थी, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी वो काफी अच्छी थी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक रिलेशंस वेयर, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। यस, रिलेशंस वेयर गुड, मतलब कि यहां पे क्या था कि देयर वेयर गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट
और ट्रैफिक रिलेशंस वेर गुड, कि मतलब यहाँ पे क्या था कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो ट्रेवल करने का जो एक रिलेशन था वो क्या था कि मतलब कि यहाँ पे इनके संबंध काफी अच्छे थे। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है कि हर एक चीज में क्या, ये फीचर्स की बात कर रहे हैं कि ये आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में क्या हुआ कि मोस्टली उसके बाद में क्या हो रहा है कि ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोसाइटी के बेस में कैसा काम कर रहे हैं, कंट्री को डेवलप करना है तो क्या क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं। एक बार इस ड्राइंग को रफ कर देते हैं, चले ऊपर चलते हैं। और क्या किया भाई इन्होंने, और स्पेशल क्या किया, देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट। देखो कि यहां पे क्या है कि यदि ये जो एडवांस डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होंगे, इनको एडवांस कर दिया डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज को, तो यहां पे क्या था कि ये पिन से लेके कार बनाने में अच्छे तरीके से ये क्या थे, एक्सपर्ट थे। तो उस वजह से क्या हर एक के पास काम था, तो यहां पे क्या नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशंस नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन इसलिए नहीं थी कि बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर क्या रखा है, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कर रखे, जिनका पूरा कंट्रोलेशन किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास में होगा। मतलब आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा दिया जाएगा, आपकी रिक्वायर के बेस पे आपको पैसा दिया जाएगा। प्रोडक्शंस होगा जो भी है वो आपका भी हो सकता है और गवर्नमेंट का भी हो सकता है। मतलब कि प्रोडक्शन आपका है, प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, वो किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की, लेकिन काम आप लोग सब करोगे। मतलब ये जो खेत है, इस खेत की यदि हम बात करें, यस ये खेत है, इस खेत की यदि हम बात करें तो इस खेत में क्या है, मोस्टली ये खेत अलग अलग सबका है। तो इस खेत को क्या करेंगे, इसके 4 टुकड़े हैं, ये सबके खेत हैं, तो इसको क्या कर देंगे, सबको एक कर देंगे और सभी लोगों को क्या देंगे, इसमें काम देंगे। मतलब सभी को काम देंगे और जो जितना काम करेगा उतना ही उसको क्या मिलेगा, मेहनताना मिलेगा, उनकी मजदूरी या उनकी वेतन मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से सोसाइटी के अंदर इसी सोशलिज्म में वहां के जो वर्कर्स थे या पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को क्या करना था, इंप्रूव करना था, ताकि ठेकेदारों का किसी तरीके से कोई दबाव ना हो। क्लियर है यहां तक। इसके अलावा देखो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी थी, जैसे एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई उसके बाद में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट तो खत्म कर ली इन्होंने। अब एम्प्लॉयमेंट खत्म करने के बाद में यस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसरी सच एज, कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, किस चीज को प्रोवाइड करती थी भाई, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे नेसेसरी फैक्ट्स को प्रोवाइड कर रही है। मतलब स्टेट ओनरशिप तो है इनके पास में, द रूल वॉज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये टॉपिक रह गया था बीच में कि स्टेट ओनरशिप मतलब कि राज्य का क्या होगा, स्टेट का, गवर्नमेंट का ही क्या होगा यहाँ पे, मतलब ओनरशिप होगी, इनका ही स्वामित्व होगा। और द रूल वॉज फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब शासन किससे होगा, गवर्नमेंट से ही शासन होगा। मतलब अपनी मर्जी से शासन कोई भी नहीं कर सकता। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले अपनी मर्जी नहीं कर सकते, वो किसके अंडर होगा, मतलब द रूल्स वाज फ्रॉम द गवर्नमेंट मींस स्टेट्स। क्लियर है, एम्प्लॉयमेंट था नहीं। और क्या किया, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज सच एज हेल्थ। किस चीज में, मतलब कि यहां पे एक तो हेल्थ प्रोडक्शंस को इन्होंने क्या किया, यस हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी इसका सॉल्यूशन इन्होंने किया। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। देखो यहां पे क्या था कि द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज सच एज, गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि वहां के लोगों को जो बेसिक बुनियादी जरूरत थी, उन जो नेसेसरी चीजें थी, उन नेसेसरी आवश्यकताओं को भी पूरा करने का काम कर रही थी। वहां के लोगों को जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, उस नेसेसरी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने का काम कौन कर रही थी, वहां की गवर्नमेंट कर रही थी, मतलब वो स्टेट कर रहा था। अब नेसेसरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो कौन सा था, एक तो कौन सा था, हेल्थ स्ट्रक्चर, मतलब सॉरी, एक तो हेल्थ केयर से रिलेटेड, कि यदि हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से हो सकता है। देन उसके बाद में एजुकेशन चाइल्ड केयर का मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ सरकार क्या कर रही थी, मतलब कि सरकार जो जितने भी नेसेसरी जो भी बुनियादी जरूरत थी इन चीजों को पूरा करने के लिए एक तो क्या किया कि यहाँ पे एक तो हेल्थ केयर से रिलेटेड मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधाएं प्रोवाइड की। शिक्षा मतलब किसके लिए, एजुकेशन हो, बच्चों की देखभाल के लिए क्या होनी चाहिए, शिक्षा भी जरूरी है। बच्चों की देखभाल भी और उनको क्या प्रोवाइड किया जाए, उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए। एंड अदर पब्लिक वेलफेयर एंड सब्सिडाइज रेट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कुछ रियायती छूट दी जाए। मतलब कि यहाँ पे एंड अदर पब्लिक वेलफेयर में क्या है कि मतलब कि
लोक कल्याण के लिए जितने भी अन्य आवश्यक चीजें हैं उन पे क्या है कि रियायती दरों पे क्या किया जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए, कि उन्हें कम रेट पे उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये लोगों के लिए क्या था, ये अच्छे रिक्वायर्ड थे, मतलब उनकी अच्छी चीज मतलब क्या कहेंगे इनको कि बुनियादी जरूरतें थी जो काफी उनको मतलब नेसेसरी थी। इन चीजों के बिना वो अपने बैलेंस को नहीं बना सकते थे। इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो इनको मतलब कि जो हेल्थ से रिलेटेड था, तो जो हेल्थ से रिलेटेड था जितनी भी इनको प्रॉब्लम्स थी, तो उन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया। दूसरी मतलब बच्चों का देखभाल किया जा सके और उनको मतलब कि एजुकेशन भी प्रोवाइड हो, तो एजुकेशन के बेस पे भी क्या किया इन्होंने, ठोस कदम उठाया। एंड कि जहां जिस चीज की ज्यादा रिक्वायर है उस चीज से रिलेटेड क्या है कि उसको वहां के लोग खरीद नहीं सकते या वो काफी कॉस्टली है, तो उस बेस पे क्या था कि एंड आधार पब्लिक वेलफेयर एट सब्सिडाइज रेट्स, जो सब्सिडाइज रेट्स थी मतलब कि काफी रियायती दरों में उनको क्या की जाए, वो प्रोडक्ट उनको मिल सके। मतलब कि वो ऐसी चीजें बहुत सारी होती मार्केट में जिनको वो खरीद नहीं सकते, तो उन प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, काफी उन पे छूट दे दी, मतलब कि काफी सब्सिडाइज रेट्स के अकॉर्डिंग मतलब काफी रियायती रेटों में उनको प्रोवाइड किया जा सके। क्लियर है यहां तक? चलिए तो आगे क्या है कि लेटर द ब्यूरोक्रेसी वॉज टाइटेंड इन द सोवियत यूनियन, मतलब कि लेटर द ब्यूरोक्रेसी वॉज टाइटेंड ऑफ द सोवियत सिस्टम, कि बाद में क्या हुआ, ये सारा प्रोसेस चल रहा था, इस सारे प्रोसेस के बाद में क्या हुआ भाई, बाद में क्या हुआ था इसमें कि बाद में सोवियत यूनियन की जो ये सिस्टम था, पर इस पे क्या था कि नौकरीशाही का शिकंजा कसता चला गया। नौकरीशाही का शिकंजा इससे मतलब कि बाद में नौकरीशाही कैसे, देखो यहाँ पे सिंगल पार्टी का सिस्टम होगा, ब्यूरोक्रेसी क्या करवाएगी, सिंगल पार्टी का सिस्टम होगा, ब्यूरोक्रेसी क्या कराएगी, वहां पे ब्यूरोक्रेसी का ही काम क्या होगा, मतलब मेन रोल में ब्यूरोक्रेसी का ही काम होगा, वो ही करवाते रहेंगे। तो इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से सोवियत सिस्टम में क्या हुआ बाद में कि मतलब पूरी तरीके से किस पे डिपेंड हो गई, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड हो चुकी थी। दिस सिस्टम बिकम अथॉरिटेरियन, yes repeat again, this system become authoritarian and the lives of citizens become difficult। मतलब कि ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के आने के बाद में क्या हुआ कि जो सत्तावादी ये जो सिस्टम था, ये जो प्रणाली थी, ये सत्तावादी हो गई और नागरिकों का जीवन क्या हो गया, मुश्किल हो गया। मतलब ये सत्तावादी कैसे हो गई, मतलब ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करवा रहे थे, क्योंकि सिंगल पार्टी थी, सिंगल पार्टी पूरी तरीके से डिपेंड किस पे, ब्यूरोक्रेसी पे, और ब्यूरोक्रेसी ही क्या करती है वहाँ उस स्टेट में रूल्स को फॉलो करवाती है। तो वहाँ पे क्या है कि इस ब्यूरोक्रेसी का स्कोप काफी बढ़ता गया और बाद में क्या है ये जो सिस्टम थी और इस सिस्टम की जो अथॉरिटेरियन एंड द लिव्स ऑफ सिटीजन बिकम्स डिफिकल्ट, कि लोगों का जो जीवन है, ये प्रणाली क्या होगी, सत्तावादी हो चुकी थी, काफी कुछ अथॉरिटेरियन हो चुकी थी। अब जब ये अथॉरिटेरियन हो चुकी थी तो उस वक्त क्या था कि लोगों का जो जीवन था वो काफी कठिन हो चुका था, कठिन होता चला गया। ड्यू द लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, पीपल ऑफन एक्सप्रेस देयर disagreements in jokes and controls, disagreements in jokes and controls, cartoons, disagreement in jokes and cartoons, मतलब यहाँ क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण। एक तो डेमोक्रेसी पार्ट नहीं था क्योंकि सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी की वजह से क्या है कि वही उसी पार्टी के लीडर आते रहेंगे, और उसी पार्टी डेमोक्रेसी होगी तो उसमें क्या है, सेकंड पार्टी आएगी, दोनों में क्या होगा, इलेक्शन होगा, और उस बेसिस पे क्या है कि जनता उनको चुनने का क्या करेगी, अपना एक अधिकार रखेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी जैसे जैसे अपना स्कोप बढ़ाते चली गई, तो उसके बाद में जो ड्यू टू लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी थी, एक तो डेमोक्रेसी की और दूसरी क्या है कि एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति, अपनी जो एक्सप्रेशंस थे क्या करते थे, अपने जो एक्सप्रेशंस थे उन एक्सप्रेशंस को क्या करते थे, उन एक्सप्रेशंस को अक्सर चुटकुलों, ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसएग्रीमेंट्स इन जोक्स एंड कार्टून्स, मतलब कि अक्सर चुटकुलों और कार्टून्स में, मतलब कि जोक्स एंड कार्टून्स में ही क्या करते थे, उनको एक्सप्रेस करते थे। वो कह नहीं सकते क्योंकि अपोजिशन में तो नहीं रह सकते ना,
सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट है तो अपोजिशन में तो हो ही नहीं सकते। इस वजह से क्या था कि ये अक्सर ज़्यादातर अपनी जो भड़ास होती थी उसको क्या करते थे, या तो जोक्स के थ्रू निकालते थे या कार्टून्स के बेस पे निकालते थे। जैसे न्यूज़पेपर में नहीं आता गवर्नमेंट का जो बॉटम सेक्शन में आता है, यस बॉटम सेक्शन में आता है ना, बॉटम सेक्शन में लेफ्ट सेक्शन में न्यूज़पेपर में क्या आता है, कार्टून आता है। ज़्यादातर हर एक जो लीडर्स होते हैं या फिर मिनिस्टर होते हैं तो उनसे रिलेटेड क्या है कि कार्टून में क्या है कि उनकी काफ़ी खिंचाई की जाती है। खिंचाई का मतलब क्या, उनकी बुराई की जाती है, उनकी क्रिटिसाइज की जाती है ताकि कार्टून के बेस पे। तो वैसा ही क्या था कि यहाँ पे सिंगल पार्टी होने के बाद में उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन लोग क्या करते थे, मतलब इस ब्यूरोक्रेसी का स्कोप होने के बाद में इसकी जो एथॉरिटेरियंस था तो वो पूरी तरीके से यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, सिटीजन्स बिकम्स डिफिकल्ट, मतलब यहाँ के लोगों को जीवन जीने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपनी क्या कर रही थी, एथॉरिटेरियन इसको मतलब कि इस प्रणाली को ज़्यादा मतलब लागू किया हुआ था। और एंड लास्ट में क्या हो, ड्यू टू लैक डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पीपल ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसएग्रीमेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स। मतलब लोग जोक्स एंड कार्टून में अपने एक्सप्रेशंस को क्या करते थे, व्यक्त करते थे। यस, कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, तो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड टाइम रहेगा तो हम अभी डिस्कस करते हैं, नहीं अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में।